नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर किसे कहते हैं और मात्राएं। पिछले वीडियो में हमने ये सभी विषयों पर चर्चा की, इनको जाना और समझा। आज के वीडियो में बच्चों, आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक जो है पाठ को पढ़ा था, समझा था स्वर क्या होते हैं और मात्राएं क्या होती हैं। आज बच्चों हम यहाँ से व्यंजन के विषय में जानकारी अर्जित करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, व्यंजन क्या होता है। स्वर का मतलब छोटा बड़ा और व्यंजन का से ज्ञ तक। तो व्यंजन की सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर से आने वाली वायु, जिन अक्षरों के बोलने में हमारे मुंह के अंदर से आने वाली हवा, विभिन्न अंगों, जब मुख से हवा निकलती है तो मुख के अंदर जो हमारे अंग हैं, जैसे हमारा गला, हमारी जीभ, हमारे दांत, होंठ और तालु मीन्स दांतों के पीछे वाला और मुख के ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम तालु कहते हैं। तो बच्चों जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ और हमारे मुख की वायु इन अंगों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। कंठ मीन्स गला, जीभ, दांत, होंठ, तालु और इनका आपस में कहीं ना कहीं संपर्क जरूर होता है। उसी हिसाब से हम व्यंजनों को कई भागों में बांट लेते हैं। मूर्धा भी है, कंठ, जीभ, दांत, होंठ, तालु और मूर्धा आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। बच्चों स्वर में हमने पढ़ा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन उसके उल्टा है बच्चों, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कोई भी का से ज्ञ तक यदि अक्षर है तो अगर उसमें कोई मात्रा लगी है तो उस मात्रा का स्वर उसमें मिक्स है, नहीं तो उसमें छोटे का छोटा आ स्वर जो है वो जरूर मिक्स है, मिला हुआ है। तो ये आप समझ गए कि व्यंजन क्या है। अब आगे पढ़ेंगे। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। यहाँ देखेंगे हम ध्यान से, व्यंजन के ये 3 भाग हैं। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब बच्चों हम यहाँ व्यंजन के पहले भाग के पहले रूप के बारे में जानेंगे। पहला रूप है स्पर्श व्यंजन। अगर प्रश्न आएगा आपका कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है बच्चों? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख
के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, जिन अक्षरों को का से ज्ञ तक, जिन अक्षरों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भी स्थान को छूती है, स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आइए जानें कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हम इस तालिका को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, का वर्ग मतलब का से अंगा तक, चा वर्ग चा से हिया तक, टा वर्ग टा से अणा तक, ता वर्ग ता से ना तक और पा वर्ग पा से मा तक, ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है उच्चारण स्थान लिखा है बच्चों। तो उच्चारण स्थान को ध्यान से देखिए कि का वर्ग, का खा गा घा अंगा, इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते समय मुख की वायु हमारी सीधे कंठ से निकलती है। बच्चों, आप उच्चारण करके जरूर देखें, का खा गा घा अंगा, इस तरह से हमारी मुख से जो वायु निकलती है वो हमारे सीधे गले से निकलती है। अब चा वर्ग, चा छा जा झा इया, इनका उच्चारण करते हुए जब हम करते हैं तो हमारी जीभ तालु यानी कि दांतों के पीछे वाला, ऊपर वाले दांतों के पीछे वाला हिस्सा तालु कहलाता है, जो उसको स्पर्श करती है। फिर हम टा वर्ग, टा ठा डा ढा अणा, ये मूर्धा को छूती है, टा ठा डा ढा अणा, यानी दांतों के शुरुआत वाले हिस्से को। ता वर्ग, ता था दा धा ना, ये जब हम ता से और ना तक उच्चारण करेंगे तो ये हमारे जीभ दांतों को स्पर्श करती है, छूती है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, ये जब हम पा फा बा भा मा जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे इनमें दोनों होंठ जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, का से और पा तक, पा वर्ग तक यानी का से मा तक, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और एक इसमें नई बात और समझेंगे कि ड़ा और ढ़ा वर्ण अतिरिक्त व्यंजन है तथा शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते। बच्चों, ड़ा और ढ़ा, जो डा और ढा है, इनका जो है इनमें नीचे बिंदु लगाने से इन शब्दों का की उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ है। तो ये शब्द कभी भी ये अक्षर कभी भी हमारे शब्द के शुरू में नहीं आएंगे, या तो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। जैसे एक शब्द है पकड़, पकड़, पकड़ मतलब तो पकड़ में ड़ा सबसे पीछे है, कभी इनसे शब्द शुरू नहीं होता। अब बच्चों हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है और ये हैं या रा ला वा। बच्चों, अंतस्थ व्यंजन में हमारी जीभ, अंतस्थ व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती और इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है। जैसे स्वरों को बोलते समय कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता हमारे मुख से निकलने वाली वायु में, ऐसे इनमें बहुत कम होता है। जैसे आप बोल कर देखें, या रा ला वा, जीभ भी हमारी बहुत ही कम जो है मुख के हिस्से को छूती है और हमारे मुख से जो हवा निकलती है आसानी से इन अक्षरों को बोला जा सकता है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ये चार हैं, या रा ला वा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन नंबर 3। ऊष्म व्यंजन का अर्थ है
ऊष्म का अर्थ है गरम, ऊष्म का अर्थ होता है बच्चों गर्मी या गरम। इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं सा, खे, सा, हा, ये 4 हैं, ये भी 4 हैं। तो बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं सा, खे, सा, हा, हालांकि सा के बाद जो षटकोण वाला सा है उसका उच्चारण सा भी होता है और कहीं कहीं खा का भी उच्चारण होता है। तो बच्चों व्यंजनों के उपरोक्त भेदों के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 भेद और हैं। ये 3 भेदों के अलावा बच्चों कुछ व्यंजन और हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, यहाँ लिखा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी बच्चों 4 हैं। ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है कि 2 अक्षरों के मिलने से जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 यानी छत्रा, ज्ञा, स्रा हैं। इस तरह से बच्चों हम यहाँ देखेंगे छा जो है आधे का और शरीफा षटकोण वाला सा से मिलकर के छा बना हुआ है। त्रा से मिलकर ता और रा से मिलकर त्रा, जा और इया से मिलकर ज्ञा और सा और रा से मिलकर के स्रा। बच्चों याद रखिए ये पहले व्यंजन आधे हैं और ये दूसरे व्यंजन पूरे पूरे। तो इस तरह से ये सभी आप शब्द देख रहे हैं इन व्यंजनों के व्यंजनों से बने हुए हैं। आगे देखेंगे बच्चों द्वैत व्यंजन। एक संयुक्त व्यंजन, दूसरा द्वैत व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। ये 3 व्यंजन और हैं बच्चों। 3 भेद हमने यहाँ देखे, ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके अलावा ये 3 भेद और हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन आप पहले डा, ड़ा और ढा, ये डा और ढा में बिंदु लगाने से इनका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से द्वैत व्यंजन को हम समझेंगे जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा चा और चा, तो इसका उच्चारण होगा जैसे कच्चा लिखेंगे तो एक ही जैसी ध्वनि दोनों की है और दोनों मिलकर के एक अक्षर का निर्माण करते हैं, तो इन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों अयोगवाय समझेंगे हम। अंग और आहा को हम अयोगवाय कहते हैं। अंग तथा आहा संयुक्त रूप से अयोगवाय कहलाते हैं। इनका न स्वरों से योग मेल है और न ही व्यंजनों से, कारण ये अयोगवाय कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहा जा इन्हें स्वर भी नहीं कहे जा सकते, तो इन्हें हम अयोगवाय कहते हैं। अंग और आहा को क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अंग का मतलब बिंदी और आहा का मतलब विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग बच्चों संस्कृत भाषा में ज्यादा होता है। हिंदी में भी कुछ शब्द हैं जैसे प्रातः, अतः, इस तरह से शब्द जब हम लिखेंगे तो वहां आहा का प्रयोग हमें समझने को मिलेगा। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे कंस, अंडा, लंका, डंका आदि। इनका उच्चारण करते समय जहाँ जिस शब्द अक्षर में बिंदु लगी है तो बच्चों हम याद रखेंगे कि हवा केवल नाक से ही निकलती है। जैसे लंका तो सिर्फ नाक से हवा निकलेगी, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। बच्चों एक और है अनुनासिक। आइए पृष्ठ के पीछे देखते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि अनुस्वार के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है और अनुनासिक के उच्चारण में जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर चंद्र बिंदु, इस तरह से चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे हंस, सांप, गांव,
चांद आदि। तो बच्चों चंद्र बिंदु में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है और बिंदु के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है। अब विसर्ग को देखेंगे बच्चों, इसका उच्चारण हल्के हा यानी आधा हा की तरह होता है। इसको चिन्ह इस तरह से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। विसर्ग को हम इस तरह से अक्षर के पीछे इस तरह से दो बिंदु लगा करके विसर्ग को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर अत लिखा है, अत में दो बिंदु लगा तो ये अतः हो गया। इस तरह से इसका उच्चारण होगा अतः। सनय सनय यानी सनह, ये हलंत का मतलब है कि आधा। पुनः का मतलब पुनः। तो इस तरह से इसका उच्चारण होता है। जब हम लिखेंगे इन शब्दों को हम इस तरह से सनय इस तरह से नहीं लिख सकते, सिर्फ उच्चारण के लिए यहाँ आपको दिखाया गया है। इसको हम सनय को हम इस तरह से लिखेंगे, पुनः को हम इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं जो है समाप्त होता है, इसका अनुवाद यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम आपको पाठ 2 के समस्त अभ्यास कार्यों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सभी परिभाषाओं को कॉपी पर लिखें और उनको अच्छी तरह याद करें। आइए मैं व्यंजन की परिभाषा आपको बताता हूँ कैसे लिखने। बाकी परिभाषाएं मैंने आपको पहले बताई हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों इस तरह से आपको ये परिभाषा लिखनी है। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यारा लाभा, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन सा खे साहा, संयुक्त व्यंजन छात्र ज्ञा श्राद्या और अतिरिक्त व्यंजन रा और रा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अभ्यास कार्यों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।